डंजन्स डंजन्स एंड डंजन्स इतने ज्यादा मानवा कि हम इसके बारे में जान चुके हैं कि सिर्फ नाम सुनते ही हमें पता चल चुका है कि इस मानवा में आगे क्या होने वाला है। और हम लोगों ने इतने ज्यादा डंजन्स के मानवा देख लिए हैं कि हमें पता है कि हमारा हीरो पहले में कैसा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है और वो कितना ज्यादा कमजोर होता है और वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो भाई लोग, हम आज ही इस तरह के मानवा के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, यहाँ तक कि उसके साथ जॉब भी नहीं होती। वो गटर में काम करके अपने लिए पैसा कमाता है ताकि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि जो हंटर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंसान होते हैं, लेकिन आम इंसान जिसके हंटर बनने का कोई चांस भी नहीं होता, तो उन लोगों के साथ गवर्नमेंट काफी ज्यादा बदतर सलूक करती है। तो इसी रूल को बदलने के लिए हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइफ काफी ही एक अलग मोड़ ले लेती है। वो एक ऐसे प्लेनेट पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो हाँ यार, उम्मीद है इतनी इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए काफी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के। तो हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में एक बंदा जो कि अपनी इस लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ मरना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो मरेगा कैसे। तो उसकी इस बात का जब वो रीजन हमें डिटेल में बताता है तो मालूम होता है कि वो एक ऐसे प्लेनेट पर आ चुका है जहाँ पर कदम कदम पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, ना कि कोई आम खतरा बल्कि एपोक्लिप्स, यानी कि जैसे ज़ॉम्बीज़ एपोक्लिप्स होती है जहाँ पर इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं होता, उस तरह के प्लेनेट पर वो ट्रांसपोर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं बल्कि तरह तरह के मॉन्स्टर्स हैं। वो इतनी बार मर चुका है कि उसे दोबारा मरने में काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मरते वक्त जो दर्द वो फील करता है तो उसे वो दोबारा फील नहीं करना चाहता। लेकिन वो जैसे तैसे करके भी अपनी हिम्मत को दोबारा बटोरता है और सरवाइव करना दोबारा शुरू करता है। कभी कोई मॉन्स्टर आकर उसका सर फोड़ देता है, तो कभी कोई मॉन्स्टर आकर उसके पेट में छुरा मारता है, या फिर कभी कोई मॉन्स्टर आकर उसे दो हिस्सों में कर देता है। लेकिन इस सब मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी कोई मॉन्स्टर उसे मार डालता है तो उसके कुछ ही सेकंड्स बाद सिस्टम पर मैसेज आता है और उसकी लाइफ दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो जाती है। अब ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ कैसा हुआ उसके बारे में वो हमें डिटेल में एक स्टोरी बताता है कि एक दिन इंसानियत ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि वो खुद को एक दूसरे से बेहतर समझने लगे, और इसके पीछे की वजह डंजन्स थे। जब डंजन्स आना अपेयर हो गए तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जितने भी लोग पैदा हो रहे थे तो वो तो या बचपन से ही एक हंटर थे या फिर उनकी अवेकनिंग हो रही थी, जो कि इन डंजन्स को क्लियर करने में गवर्नमेंट की काफी ज्यादा मदद कर रही थी। तो गवर्नमेंट की आप मदद करो और उसका आपको कोई फायदा भी ना हो, ये कैसे हो सकता है। उन हंटर्स की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी और वो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जिसमें उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगली ओर जो कि हंटर्स नहीं बन पाए तो उनको गटर में काम करना पड़ता था, और उनमें से एक मैं भी था। लेकिन मुझे अपने काम से नफरत नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात जो कि बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी कि ये हंटर्स को हमसे काफी ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, यानी कि अगर हंटर्स को कोई मसला हो तो गवर्नमेंट तुरंत ही उनकी मदद करेगी, लेकिन अगर कोई आम इंसान खतरे में हो तो गवर्नमेंट उसकी तरफ देखती भी नहीं। तो इसी रूल को बदलने के लिए मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे रूल को ही बदल डालूं, लेकिन ये मेरे लिए कर पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। गटर में काम करने वाला आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एक तो आम इंसान है और ऊपर से उसके मॉम एंड डैड भी नहीं है, और उसके पीछे जो जायदाद थी वो भी कुछ खास नहीं थी। तो एक दिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टीवी देख रहा था जिसमें हंटर्स की ही बात हो रही थी। तो उसमें एक हंटर लीडर जो कि काफी ज्यादा फेमस है, उसी को ही देखकर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के दिल में एक चाहत पैदा हो जाती है कि वो आखिर हंटर क्यों नहीं बन पाया। अगर उसे एक मौका मिले तो वो उस मौके का फायदा उठाकर इन सब से आगे निकल जाएगा। और उसके हाथ में एक मिस्टीरियस कॉइन भी होता है जो कि इस बात को बोलने पर काफी ज्यादा चमकने लगता है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, और इसी तरह ही वही रोशनी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को घेर लेती है। और अगले ही पल हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जब आंख खोलता है तो वो खुद को दोज़ख भरी दुनिया यानी कि नरक जैसी दुनिया में पाता है। अब वहाँ पर आने के बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को किसी बात का इल्म नहीं होता कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो उसको आए हुए कुछ ही सेकंड्स होते हैं और पीछे से उस पर अटैक होना शुरू हो जाता है, और वहीं से ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की एक हेल जैसी लाइफ शुरू होती है। अब वो बहुत सारे दिन उस प्लेनेट पर गुजार चुका है और उसे इस प्लेनेट के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है कि इस प्लेनेट में ना दिन होती है और ना फिर रात। यहाँ पर सिर्फ जो होता है वो फाइट होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई स्किल हो या ना हो, या फिर आप कमजोर हो, या फिर आप मर्द हो, औरत हो, या फिर बच्चे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का टाइम शुरू होता है। आप लोग जितना भी सरवाइव कर सकते हैं उतना ही आप लोगों को सरवाइव करना होगा। लेकिन एक बात जो कि बहुत ही ज्यादा
ज्यादा खतरनाक है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल हेल है। हमने इजी, मीडियम और हार्ड तो सुना होगा, लेकिन हेल जो के नाम को ही सुनते ही हमें पता चल चुका है कि ये प्लेनेट कितना ज्यादा खतरनाक है। इसमें आपको सरवाइव करना ही होगा। अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की लाइफ पहले तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्या क्या करना है। लेकिन टाइम गुजरते गुजरते वो यहाँ पर अडेप्ट कर चुका है और वो अब बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ भी पा रहा है। एक दिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। उनमें से कुछ को तो वो मार डालता है, लेकिन बाकी आकर उसे घेर लेते हैं और उसे अब इतना समझ तो आ चुका है कि वो दोबारा मरने वाला है। लेकिन इस बारे में सोचकर कि वो मर के भी दोबारा जिंदा हो पाएगा, तो उसे जानना है कि वो आगे अपने आप को और कितना ज्यादा पुश कर सकता है। उसे जानना है कि आखिर में उसका कौन इंतजार कर रहा है इस प्लेनेट में और क्या क्या उसे देखने को मिल सकता है। तो इसी को ही अपना गोल बनाकर वो उन सारे ज़ॉम्बीज को मार डालकर उस अटैक को सरवाइव कर लेता है। जैसा कि हमने बाकी मानवास में देखा है कि गॉड्स हमारे प्लेयर पर नजर रखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर गॉड्स डीमन से नहीं बल्कि यहाँ पर सितारे होते हैं जो कि हमारे प्लेयर पर नजर रखे होते हैं। अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को जब ये बात रियलाइज होती है कि यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है और जहाँ तक मरने की बात है तो उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तो वो इस इंसिडेंट को ऊपर वाले का एक तोहफा समझता है कि उन्होंने मुझे एक दूसरा चांस दिया है। अब मुझे इस चांस को गवाना नहीं, खुद को स्ट्रॉन्ग करके दोबारा अपने प्लेनेट पर वापस जाके पूरे रूल को ही बदलना है। अब केंगमू के हाथों में वो लॉकेट कैसे पड़ा, तो उसी के बारे में हमें पास्ट में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर एक दिन केंगमू को उसकी सैलरी मिलती है। लेकिन वो अपनी सैलरी को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों को सिर्फ $30 ही मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है। तो उसी एंड टाइम पर पीछे से रॉबर्ट नामी बंदा आकर उसे उसके माता पिता की डेथ के बारे में बताता है और उन लोगों ने पीछे अपने बेटे के लिए जो जायदाद छोड़ी है तो वो उसे वापस करने के लिए आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को ये भी नहीं पता कि उसके माता पिता भी हैं। लेकिन आखिर जायदाद में सिर्फ और सिर्फ केंगमू के हाथ में ये लॉकेट ही पड़ता है, जो कि बाहर जाकर जब अपनी दोस्त को वो दिखाता है तो यूमिन केंगमू की दोस्त एक नजर पड़ते ही उस लॉकेट को पहचान लेती है। वो बताती है कि ये तो एक रिटर्न स्टोन है, यानी कि जब भी एक बंदा डंजन में फंस जाता है और उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है और उसे बाहर डंजन से जाना है, तो वो इस रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल करके बाहर आ सकता है। लेकिन केंगमू इस स्टोन को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि सुनकर केंगमू थोड़ा सा तो हर्ट हो जाता है। लेकिन यूमिन सॉरी भी बोलती है, लेकिन उसकी बात में दम होता है। अब यूमिन ट्रेंडिंग न्यूज जिनथाई के बारे में जब केंगमू को बताती है तो तब तक बस आकर उन लोगों को काम पर ले जाती है। अब अगला सीन वही से शुरू होता है, जहाँ पर यूकिम ट्रेंडिंग न्यूज में जिनथाई, जो कि काफी ज्यादा अमीर हंटर है, अमीर के साथ साथ वो कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी है, उसी के बारे में न्यूज देख रहा था, जिसको देखकर उसे अपनी फैमिली पर भी अब तरस आना शुरू हो जाता है कि उसकी फैमिली भी उसी की तरह ही काफी ज्यादा गरीब होगी, जिसके कारण ये सिर्फ लॉकेट ही उसे जायदाद में मिल रहा है। अब अगर उसे सिर्फ हंटर बनने का सिर्फ एक मौका मिले तो वो पूरी अपनी किस्मत को ही चेंज कर डालेगा। और ये कहकर वो लॉकेट चमकने लगता है और उसे द स्टार ऑफ एपोक्लिप्स पर ले आता है। अब आते ही वहाँ पर केंगमू बहुत ही ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबराया होता है। तो अगले ही पल उसे सिस्टम पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर आने से आपकी बॉडी में माना सर्कुलेट कर रही है, जिसके बाद काफी ज्यादा टाइटल्स जो कि सिस्टम पर एक बाय एक केंगमू को दिखाए जाते हैं वो केंगमू को दिए जाते हैं। अब केंगमू को एक चीज भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में उसके पीछे कुछ चीज चमकने लगती है। पता चलता है कि ये तो वही क्रिस्टल है जो कि वो अर्थ में गटर में ढूंढ कर अपने लिए पैसे कमाता था, लेकिन यहाँ पर इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर वो उसे बेच दे तो उसे काफी ज्यादा हंड्रेड्स में डॉलर्स मिल सकते हैं। लेकिन उसी क्रिस्टल से उसका ध्यान भटक जाता है और वो हेल डिफिकल्टी के बारे में भूल जाता है, जिसके बाद पीछे से सिर्फ धूल आती है, जो कि जब वो सांस लेता है तो वो अंदर बॉडी में ले जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उस धूल में इतना ज्यादा खतरनाक पॉइजन था कि वो अंदर ले चुका है और उसके स्टेट्स गिरने लगते हैं। और केंगमू को सिस्टम पर दिखाया जाता है कि आप एनिमीज की वजह से मरने वाले हैं। अब केंगमू ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे यहाँ पर एनिमीज से लड़ना होगा, लेकिन उसे नजर भी कोई नहीं आ रहा और कुछ ही सेकंड्स के बाद केंगमू की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जो कि इस प्लेनेट पर उसकी पहली मौत थी। अब मर के दोबारा वापस आने पर उसको काफी ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि सिस्टम उसे बताता है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो सरवाइव कर पाया है और उसे जितना हो सके उतना ज्यादा सरवाइव करना होगा। अब ये देखकर वो सरवाइव करने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन भागते भागते और वो इतना तो समझ जाता है कि जो भी इससे ये करवा रहा है वही इस जगह का
मालिक है और सिस्टम से ही इसको मैसेजेस दे रहा है। लेकिन जो भी ये कैंगमू से करवा रहा है, कैंगमू उससे बदला लेने का ठान लेता है कि जब भी वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो सबसे पहले बदला तुमसे ही लेगा। और अब बारी आती है कि यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है। पहले के 10 दिन कैंगमू 10 बार मरा है और वो भी उस धूल की वजह से। लेकिन पता चलता है कि जब भी वो मरता है और दोबारा जिंदा होके वापस आता है तो पॉइजन का असर उसकी बॉडी पर कम हो जाता है। लेकिन इतनी मर्तबा मरकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक बारी में वो इस पॉइजन को मास्टर क्यों नहीं कर सकता। तो यहीं पर ही उसे अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स याद आ जाती है। अब जब वो अपनी बैकफ्लैश मेमोरी में उस ब्रीदिंग टेक्निक्स को करता है तो कोई अनजान आदमी उसे इस ब्रीदिंग टेक्निक्स को सिखा रहा होता है, जो कि कैंगमू के पोटेंशियल को देखने के बाद बाकी बच्चों से उससे ज्यादा प्यार करता है। अब स्टार ऑफ एपोक्लिप्स पर अपनी इस ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर करके वो अपने सर्वाइवल टाइम को बहुत ही ज्यादा आगे ले जाता है। लेकिन आखिर में फिर से दोबारा मर जाता है। लेकिन अब इस मर्तबा जब वो दोबारा जिंदा होकर आता है तो उसकी बॉडी उसे काफी ज्यादा हल्की नजर आ रही होती है और वो हवा को भी काफी हद तक अंदर लेकर जा सकता है और उसे दर्द भी नहीं हो रहा। तो उसके पीछे का रीजन सिस्टम उसे बताता है कि बहुत ज्यादा मरने के बाद और बहुत ज्यादा ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके तुम्हारा खून भी एक पॉइजन बन चुका है, यानी कि तुम्हारी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो भी एक किस्म का पॉइजन है, जिसकी वजह से तुम्हारी पॉइजन की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई है और अब ये डस्ट पॉइजन तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। तो कुल मिला के 28 दिन में कैंगमू ने इस डस्ट को मास्टर कर लिया है। तो अब आगे जानने के लिए कैंगमू काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। कैंगमू को जब पता चलता है कि उसे ये जो ब्लड पॉइजन वाली एबिलिटी मिली है, ये उस धूल को अंदर लेकर जाने से उसे ये ब्लड पॉइजन वाली एबिलिटी मिली है, तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये एबिलिटी जो कि काफी ज्यादा धांसू है सिर्फ सांस लेने पर मिली है। तो उसी की वजह से वो काफी ज्यादा शॉक में होता है। अब आसपास उन सारे क्रिस्टल्स को देखने के बाद कैंगमू लालची हो जाता है और वो इसके बारे में सोचता है कि काश वो इसको अपने साथ ले जाता। वो अगर इसको बेच देता तो उसे कितने ज्यादा पैसे मिलते और वो उसके लिए काफी ज्यादा होते। लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि उसके साथ ना तो कोई बैग है और ना कोई ऐसी स्किल है जिससे वो इस क्रिस्टल को स्टोर कर सकता है। तो मुंह मांगे कोई चीज मिलना, ये तो कोई हमारे कैंगमू से ही सीख ले, क्योंकि वहीं पर ही सिस्टम उसे अब इन्वेंट्री दे देता है जो कि ऑटोमेटिकली उस क्रिस्टल को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब कैंगमू के पास इन्वेंट्री भी आ गई है, जो कि उसे कभी पता भी नहीं थी कि इस तरह की भी कोई चीज होती है। लेकिन वहीं पर ही कैंगमू को पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उसने इसी तरह ही की आवाज अर्थ पर सुनी है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत ही ज्यादा मच्छर होते हैं। वो कोई आम मच्छर नहीं है क्योंकि उन पर लेवल 3 मॉस्किटो मॉन्स्टर लिखा हुआ है। अब कैंगमू उस मच्छरों से भागता है क्योंकि वो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन मच्छरों की स्पीड कैंगमू से काफी ज्यादा होती है और वो उसे दरमियान में घेर लेते हैं। अब कैंगमू को जो जो टाइटल मिले होते हैं उनमें से एक टाइटल एक्टिव होके उसके एबिलिटीज को बढ़ा देता है। लेकिन कैंगमू को अब तक ये पता नहीं चला कि उसके साथ एबिलिटीज कौन कौन सी है। तो इसी को ही ना जानने की वजह से वो अपनी जान खो बैठता है, क्योंकि सारे के सारे मच्छर उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और अंदर से खून और बाहर से खून पीने लगते हैं और आखिर में खून पीने के बाद वो सारे मच्छर बिल्कुल बॉम्ब की तरह फटने लगते हैं। मच्छरों ने भी कैंगमू का ब्लड पीकर काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कैंगमू के ब्लड में पॉइजन है। तो उन लोगों ने जब पॉइजन पी लिया तो वो लोग भी फटना शुरू हो गए। तो कुल मिला के बहुत सारे मच्छरों को कैंगमू ने मार डाला है, जिसकी वजह से उसे एक और टाइटल मिल जाता है। लेकिन उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया है और उसकी हेल्थ धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा कम होती जाती है। कैंगमू को समझ में आ जाता है कि अब वो दोबारा मरने वाला है। तो वो एहतजाज करने लगता है कि अभी अभी तो वो मर के वापस आया है, इतनी जल्दी मरने का क्या ही फायदा। लेकिन मरते मरते उसे कुछ और टाइटल्स मिल जाते हैं जिसको वो चेकआउट करता है। तो उसे अपने मरने पर तरस नहीं आता क्योंकि वो टाइटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बार बार मरने से वो काफी ज्यादा तंग आ चुका है। अब दोबारा जिंदा होकर इतने बड़े बड़े मच्छरों को देखने के बाद उसे तो यकीन नहीं आता कि इतने बड़े मच्छर भी एग्जिस्ट करते हैं। मरते वक्त कैंगमू को एक टाइटल मिला था जो कि डिसमेंटल टाइटल था, जिसे वो किसी चीज को भी अलग अलग कर सकता है। तो वो एक चेयर को उठाकर उसी पर ही इस्तेमाल करके उसको अलग अलग कर लेता है और अगर वो उस चेयर से कुछ वेपन बना ले तो उसका टाइटल भी कैंगमू को मिल सकता है। तो उसके हाथ में स्टिक जो होती है उसकी मदद से उसे क्रिएटर का टाइटल मिल जाता है, जो कि देखकर कैंगमू का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो आगे जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब उस प्लेनेट पर ज्यादा से ज्यादा सरवाइव करने के लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए जिससे वो वहाँ पर रह सके और उसके सर्वाइवल का टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो वो एक बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ पर वो उस क्रिस्टल्स को अपनी इन्वेंटरी में डालकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब कैंगमू को ये जानना है कि यहाँ पर और किस किस तरह के मॉन्स्टर उसे देखने को मिलेंगे। अब तक
जबकि उसने सिर्फ एक को ही देखा है और एक तो धूल थी। तो इसी के बारे में सोचकर उसका पैर एक न्यूज़पेपर पर पड़ता है। पैर पड़ने के बाद वो उस न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उस लैंग्वेज की उसे समझ नहीं आती। तो कोशिश करने से उसे दोबारा एक और टाइटल मिल जाता है जिससे वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ पाएगा। तो उस न्यूज़पेपर में ली थाई का नाम और गिल्ट का नाम आता है। तो कैंगमू को तो इतना तो समझ में आ जाता है कि जिस जगह से वो आया है तो ये जगह वही है, लेकिन वो ठीक ठाक थी और ये बहुत ही ज्यादा तहस नहस हुई है। ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर में आ गया हूँ, लेकिन अब ये वक्त बातें करने का नहीं बल्कि डिसमेंटल करने का है। साइड में अपने साथ बहुत सारे मच्छरों को रखने के बाद उसे डिसमेंटल कर लेता है। डिसमेंटल से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है, लेकिन अब बारी आती है कि प्रोडक्शन टाइटल को यूज करने के बाद इससे क्या बनेगा। तो अगले ही पल जैसे ही प्रोडक्शन टाइटल उस पर इस्तेमाल करता है तो एक डार्ट बन जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा औसम, लेकिन फाइट में काफी ज्यादा पॉइजन होता है। दोबारा प्रोडक्शन इस्तेमाल करके जितने भी वो पर पड़े होते हैं उससे एक अंडा बन जाता है और उसका 50-50 चांस होता है कि अंदर से क्या निकलेगा, क्या वो मरा हुआ होगा या फिर जिंदा। लेकिन अगर कहीं पर कैंगमू को अंदर से कुछ मुर्दा मिला तो वो अपने पॉइंट्स और क्रिस्टल्स की मदद से उसको दोबारा जिंदा भी कर सकता है। ये समझ करके उसकी तो लॉटरी लग गई है। तो पीछे से धड़ाम आवाज आती है। पीछे देखने के बाद एक गोब्लिन उसे नजर आता है जो कि उसी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अभी तक कैंगमू को देखा नहीं, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, वो कैंगमू को देख लेता है। कैंगमू ये नोटिस करके कि अब उसके लगने वाले हैं तो वो उसके अटैक को बड़ी ही मुश्किलों के साथ डॉज कर लेता है। अब ऊपर जाने के लिए जब कैंगमू भागता है तो वो गोब्लिन भी उसका पीछा करने लगता है। भागने के बीचों बीच में ही वो इन्वेंट्री से अपनी स्टिक को निकाल लेता है। जब उस गोब्लिन पर स्ट्राइक करता है तो गोब्लिन भी उसके अटैक को डॉज करके उसके सामने आ जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये कोई आम गोब्लिन नहीं बल्कि रेड कैप गोब्लिन है जो कि लेवल 20 है। जिसके बाद वो गोब्लिन तुरंत ही कैंगमू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान फाइट हो रही होती है। कैंगमू को एक बहुत ही टफ मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ रही है, लेकिन कैंगमू भी किसी से कम नहीं, वो भी टक्कर का मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन गोब्लिन का एक्सपीरियंस कैंगमू से बहुत ही ज्यादा होता है और टेक्निक्स में वो कैंगमू को बहुत ही पीछे छोड़ चुका है। कैंगमू को अब फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वो इन्वेंट्री से अपने उस पॉइजन डार्ट को निकाल लेता है और डायरेक्ट ही उस पर फेंक देता है जो कि स्ट्राइक लगाता हुआ कुछ को तो दरमियान में काट डालता है, लेकिन एक जाकर लैंड कर लेता है। कैंगमू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन डार्ट को लैंड होता देखकर उसमें थोड़ा बहुत हौसला आ जाता है। अब उसका हाथ सड़ने लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉइजन जो था। तो जालिम का बच्चा गोब्लिन अपना हाथ ही काट डालता है, जो कि देखकर कैंगमू इतना तो समझ जाता है कि इसका हाथ कैंगमू के ब्लड से ही इस तरह हुआ है, तो इसका मतलब मैं अपने ब्लड को भी एक पॉइजन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसी की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और सामने से गोब्लिन झट से गायब हो जाता है। फाइटिंग के बीच में कैंगमू को एक बात नोटिस हुई है कि गोब्लिन बात कर सकता है, लेकिन उसकी बातों को सिर्फ कैंगमू ही समझ पा रहा है। हमें अभी तक उसकी बातों को बताया नहीं जाता। तो वही गोब्लिन हवा में छलांग करता हुआ उस पर ऊपर से अटैक करने के लिए रेडी होता है। कैंगमू समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा और अगले ही पल वो उस पर स्ट्राइक करके कैंगमू को नीचे जमीन पर गिराने के लिए मजबूर कर देता है। अब कैंगमू पर ऊपर खड़ा होके वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और उसे लगता है कि कैंगमू मर गया है। तो वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर ही उसकी बात रिवील होती है कि वो और इंसानों को मारने के लिए जा रहा है और इसी के बारे में ही वो बात कर रहा है। लेकिन पीछे कैंगमू जो कि वैसे ही एक्टिंग कर रहा है, वो उसकी इंटेंशंस को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। बाद में जब कैंगमू दोबारा जिंदा हो जाता है तो वो उस गोब्लिन से अपना बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तरस रहा होता है। और अब फाइनली पूरा एक दिन हो चुका है कि कैंगमू ने उस हेल जैसी जगह पर पूरा एक दिन गुजार लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैंगमू तो बहुत सारे दिनों से उस जगह पर था, तो एक दिन कैसे पूरा हुआ। कैंगमू को टास्क मिला था कि वो पूरे 24 आवर्स वहाँ पर सर्वाइव करेगा। तो वो इतनी मर्तबा मरा है कि उसको बहुत ज्यादा दिन लग चुके हैं, यानी कि एक मर्तबा अगर आप मर गए तो आपको दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना होगा। अब इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं और उसे दोबारा जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेस्ट जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें पूरे 14 दिन रहते हैं। उस स्टोन का इस्तेमाल करके कैंगमू अपनी अर्थ पर दोबारा वापस आ जाता है। अर्थ पर दोबारा आकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है। यूमिन आकर उसे अंदर जाने का बोलती है क्योंकि इस बारिश से उसे जुकाम भी हो सकता है और उसकी माना पॉइजनिंग भी हो सकती है। वो कैंगमू को कपड़े से लपेट लेता है, जिसके बाद कैंगमू बिल्कुल एक चूजे की तरह लग
लग रहा होता है और वो शर्मा रहा है। अब अंदर आकर यूमिन उसे मेडिसिन देती है कि जल्दी से इसे खा लो वरना आगे जाकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तुम इस बारिश की वजह से मर भी सकते थे, तो इसलिए जल्दी से इसे खा लो। लेकिन वो खाने से मना करता है क्योंकि उसे पता है कि ये इस पर असर नहीं करेगी। उसकी कुटाई करते करते उसे बताती है कि एक मर्तबा अगर तुम मर गए तो तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे, तो जल्दी से इसे चुपचाप खा लो। तो उसे खाकर वो शावर भी ले लेता है और बाहर आ जाता है। अब यूमिन केंगमू से बोलती है कि पूरे 2 दिनों के लिए तुम गायब थे, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, आखिर तुम कहाँ पर थे? तो केंगमू उसे बताता है कि आज क्या तारीख है। तो यूमिन बताती है कि 11 सितंबर। तो केंगमू हिसाब लगाना शुरू कर देता है कि कुछ दिनों के बाद उसे दोबारा उसी जगह पर जाना है। केंगमू को जब रियलाइज होता है कि वो पूरे 2 दिनों के लिए गायब था, लेकिन वहाँ पर उसे ऐसा फील हुआ कि वो कुछ सालों के लिए वहाँ पर कैद है। केंगमू इसी के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन यूमिन के तो कुछ अलग ही इरादे होते हैं। वो केंगमू की बॉडी को इतना गौर गौर से देख रही होती है कि जैसे उसने कभी आदमी की बॉडी को इतना करीब से देखा नहीं। तो वो केंगमू से बोलती है कि तुम्हें कपड़े नहीं बदलना। तो केंगमू अब शर्माने लगता है, लेकिन उसके साथ कपड़े नहीं है। तो यूमिन उसके कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाने का ठान लेती है। वो उन कपड़ों से उसे मना करती है कि उसे तो बिल्कुल भी नहीं पहनना। और पॉइंट की बात कि वो बहुत ही ज्यादा फट चुके हैं। अब यूमिन के जाने के बाद केंगमू अपना स्टेटस खोल लेता है। वहाँ पर उसे एक अजीब बॉक्स भी नजर आता है। तो उसे याद आ जाता है कि क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद एक रिवॉर्ड के बारे में मुझे तो जरूर बताया गया था। जैसे ही उस बॉक्स को खोल लेता है तो सिस्टम उसे बताता है कि आपके रैंक के हिसाब से ही आपको एक स्किल दिया जा रहा है। तो केंगमू तो एक हेल जैसी जगह से वापस आया है और उसे हेल सर्वाइवल का टाइटल भी जो मिला है, तो उससे उसका रैंक काफी ज्यादा आगे जा चुका है। तो जो कैलकुलेशन होती है तो आखिर में उसे एक लेजेंडरी स्किल मिलती है जिसका नाम बैटल हेल्पर होता है। केंगमू बताता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 बंदे हैं जिनके पास एक लेजेंडरी स्किल है। एक रेयर स्किल वाला भी काफी ज्यादा ओपी बंदा होता है, लेकिन लेजेंडरी स्किल के बंदे पूरे 7 हैं। लेकिन अब जबकि मुझे भी ये स्किल मिल चुकी है तो इसका मतलब मैं 8वां बंदा हूँ जिसके साथ लेजेंडरी स्किल है। कुछ ही देर के बाद यूमिन भी आ जाती है, जो कि केंगमू को अजीब बर्ताव करके देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। केंगमू अपने साथ ही फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। बाद में दोनों बैठकर यूमिन केंगमू को एक बात बताती है कि अगर उसके साथ कोई स्किल हो तो उसे पॉइजनिंग माना की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और मैंने जो पोशन तुम्हें दे दिया है, तो अगर तुम्हारे साथ कोई स्किल ना हो तो फिर भी तुम बच सकते हो। क्योंकि कुछ केसेस में जब इंसान इस बारिश के सामने आ जाता है जिसमें बहुत तरह के मटेरियल्स, माना और पॉइजनस वायरसेस हैं, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन तुम तो फिट हो तो इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ गई। अब केंगमू यूमिन से पूछता है कि 2 दिनों के लिए मैं गायब था तो वो क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि वो क्रिस्टल्स के बारे में रिसर्च कर रही थी कि क्रिस्टल्स आखिर क्या होते हैं, और उसे बहुत कुछ चीजें पता चली है कि क्रिस्टल्स किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब केंगमू अपना क्रिस्टल्स यूमिन को दिखाने का ठान लेता है और वो बताता है कि वो उससे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर क्रिस्टल्स के मामले में यूमिन को उसके साथ कंपेयर किया जाए तो यूमिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसलिए यूमिन, क्या तुम इस क्रिस्टल्स के बारे में भी जानती हो? जो कि सुनकर यूमिन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी इन्वेंट्री से 1 किलो का क्रिस्टल जो कि पर्पल क्रिस्टल होता है वो निकाल कर उसे दिखाता है, जो कि देखकर यूमिन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसे सामने क्या देखने को मिल रहा है। अब यूमिन के रिएक्शंस को देखने के बाद केंगमू को समझ में आ जाता है कि उसके पास जो क्रिस्टल्स हैं वो कोई आम क्रिस्टल्स नहीं है। तो यूमिन बताती है कि ये कोई आम क्रिस्टल नहीं, क्योंकि अगर प्योरिटी के मामले में इसे देखा जाए तो ये 5वें लेवल पर है। जहाँ तक अगर आज के क्रिस्टल्स की बात की जाए तो वो तो 4th लेवल पर होते हैं। अब जबकि यूमिन एक रिसर्चर है तो जरूर उसे ये क्रिस्टल्स चाहिए होंगे। तो केंगमू उसे बताता है कि यूमिन, तुम एक रिसर्चर हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला, जो कि सुनकर वो परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन केंगमू जरूर उसे बताएगा कि वो उससे ये क्रिस्टल्स कैसे ले सकती है। लेकिन सबसे पहले केंगमू जानना चाहता है कि इस तरह के क्रिस्टल्स को कहां पर बेचा जाए। अब इतने प्योर क्रिस्टल को तो इतनी आसानी से बेचा नहीं जा सकता। तो यूमिन बताती है कि उसको पूरे 2 बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि इस बात की गवाही देंगे कि यही इसका ऑनर है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए उसका साइज अगर छोटा हो जाए तो वो इन क्रिस्टल्स को काफी आसानी से बेच सकता है। अब ये सुनकर केंगमू उस क्रिस्टल को दरमियान में तोड़ देता है। अपने सामने इतने प्योर क्रिस्टल को टूटता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा तेज रोने लगती है और वो केंगमू को भी मारने लगती है। लेकिन केंगमू बताता है कि उसके साथ और भी क्रिस्टल्स हैं, जो कि सुनकर वो चुप हो जाती है। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि केंगमू सच बोल रहा है या फिर झूठ, कि उसके साथ और है या नहीं। अब केंगमू सेल करने से पहले इसे 2
कंडीशंस बताता है कि पहला मसला तो मैंने सॉल्व कर लिया है कि इसके साइज को मैंने छोटा कर लिया है, एक मसला तो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी को लोकेशन के बारे में नहीं बताना कि तुम्हें ये कहाँ से मिला है। और तीसरा कंडीशन कि तुमसे कोई पूछे कि किसने दिया है तो तुमने मेरा नाम नहीं लेना। अब इतने बकवास कंडीशन को सुनने के बाद वो दोबारा रोना स्टार्ट कर लेती है, क्योंकि इतने बकवास कंडीशन के लिए उसने इतने अच्छे क्रिस्टल्स को तोड़ दिया है। केंगमू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क दिखाती हुई यूमिन सामने से उसे दो पिक्चर्स दिखाती है जो कि यूमिन के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब केंगमू तभी उसे बाकी क्रिस्टल्स देगा जब यूमिन इस क्रिस्टल्स को बेच ले, और वो भी काफी अच्छे दाम में। तो उसका सारा का सारा जो लग है वो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अब केंगमू वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो एक लड़की के घर में काफी देर से बैठा हुआ है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है और यूमिन उसे यहाँ पर नाइट स्पेंड करने का बोलती है। अगली सुबह यूमिन काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है क्योंकि डील करने का दिन है, और केंगमू के रिएक्शन से हमें पता चल चुका है कि वो पूरी रात सोया नहीं है। अगले सीन में यूमिन के साथ केंगमू भी जाने लगता है क्योंकि उसे अपना दिल बता रहा है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, तो इसलिए वो यूमिन के साथ जाना चाहता है ताकि कुछ मसला अगर आ जाए तो वो यूमिन को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि इस तरह के क्रिस्टल्स को अगर गवर्नमेंट पर बेचा जाए तो काफी प्रॉब्लम बन सकती है। और एक ऐसा आदमी जो कि इन क्रिस्टल्स को खरीद पाएगा और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, और इस जमाने में तो उसको डाउट नहीं बल्कि यकीन आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सामने एक मोटा आदमी बैठा होता है जो कि काफी ही ज्यादा गुस्से वाला होता है। उसको देखकर केंगमू की तो हवा टाइट हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो ये बंदा नहीं है। पीछे बैठा आदमी वही वो डीलर है, और जो बंदा गुस्से वाला नजर आ रहा था वो उस बिल्ली को देख रहा था जो कि उसे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अब वो बूढ़ा आदमी अपना नाम पार्क हीसो बताता है। हाथ मिलाने पर केंगमू बता सकता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी हाथ मिलाने की ग्रिप काफी ज्यादा मजबूत है, और अगर ये डील स्मूथली ना गई तो इन दोनों को फाइट भी करना पड़ सकती है, और अगर फाइट हो भी गई तो केंगमू को इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। केंगमू काफी ज्यादा परेशान और टेंशन में हो जाता है, जिसके बाद उसकी जो हेल स्ट्रॉन्गेस्ट की टाइटल की एबिलिटी थी वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन केंगमू जितना हो सके इस फाइट को अवॉइड करेगा, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन के लिए वो डील काफी ज्यादा स्मूथली हो जाती है। जाता हुआ पार्क हीसियो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से केंगमू को अलविदा बोलता है और वो वहाँ से चला भी जाता है। ये देखकर यूमिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसने मुझसे तो कभी इस तरह ग्रीटिंग नहीं की, तुम इससे पहली मर्तबा मिल रहे हो और इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, आखिर इस बात का मतलब क्या था। केंगमू को शक होने लगता है कि कहीं उसे तो पता नहीं चल गया कि वही है जिसने इस क्रिस्टल्स को ढूंढा है। अब यूमिन को भी पूरी बात समझ में आ जाती है कि आखिर केंगमू उसके साथ यहाँ पर क्यों आया है। वो सारी बात बताती है कि शायद केंगमू को लग रहा होगा कि ये बंदा नाइफ निकाल के मुझे थ्रेट करेगा और मुझे मारने की धमकी भी देगा, और आखिर में उन सारे क्रिस्टल्स को चुरा के यहाँ से भाग निकलेगा। तो वो केंगमू को ज्यादा ड्रामे देखने से मना करती है कि इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा ड्रामे नहीं देखा करते। और जब अगले सीन में जब वो बंदा गाड़ी में बैठ जाता है तो वो एक अनजान शख्स के साथ बातें करके उसे केंगमू के बारे में बताता है कि अगर वो इस तरह के क्रिस्टल्स 5 स्टार के डंजन में अकेला जाकर कमा सकता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया रखा हुआ है। शायद हो सकता है कि वो एक जासूस भी हो, और शायद वो कोई कैप्टन भी हो सकता है, क्योंकि एक 5 स्टार के डंजन को एक बंदा अकेला क्लियर कर सकता है तो वो जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि उस बूढ़े आदमी को केंगमू को देखने के बाद ही शक हो गया था कि यही है जो कि इस क्रिस्टल्स को लेकर आया है, और उसके साथ लड़की भी थी जो कि उसकी पार्टनर थी। तो उसकी डिटेल को इकट्ठा करने के लिए ली जी थाई जो कि वो फेमस हंटर है, और वो बूढ़ा आदमी जो कि उसका असिस्टेंट है उससे इन दोनों की जांच पड़ताल करने का ऑर्डर देता है कि इस पर पूरी एक फाइल मुझे चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि ये दोनों आखिर है कौन। केंगमू को जितना टाइम मिला था ताकि वो जाकर अर्थ में एक्सप्लोर कर पाए, तो जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो केंगमू दोबारा द स्टार ऑफ एपोक्लिप्स पर आ जाता है। अब यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो पुलअप्स करता है। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल हेल है तो इसलिए वो सिर्फ आधे ही कर पाता है। अगर वो अपने रियल वर्ल्ड में होता तो वो बहुत ज्यादा कर चुका होता। अब यहाँ पर वो दो बातें नोटिस करता है, एक कि यहाँ का टाइम दुनिया के टाइम से बहुत ही ज्यादा अलग है, और दूसरा जब मैं इस जगह को छोड़कर दोबारा रियल वर्ल्ड में चला जाता हूँ तो मेरी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो बाकी सब किंगमू के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये जगह जब चेंज हो जाती है तो इसको ये फीचर काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। अब अपने उस लेजेंडरी स्किल को इस्तेमाल करने की बारी होती है। केंगमू ने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि बैटल हेल्पर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये एक चीट कोड की तरह मेरी हेल्प करेगा, जैसे कि GTA के गेम्स में होता है। अब पंच लैंड करने से पहले किंगमू अपनी मोमेंट्स अपने माइंड में
क्रिएट करके पंच लैंड करता है तो उसके हाथ खुद ब खुद चलते हैं और वो इतने ज्यादा दमदार पंचेस उस पंचिंग बैग को मारता है कि उस पंचिंग बैग की तो हालत देखकर किंग मू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और आखिर में उस लेजेंडरी स्किल की मदद से वो उस पंचिंग बैग को ही फाड़ देता है। अब ये देखकर कि ये कार्ड क्या क्या कर सकता है तो किंग मू काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस कार्ड की मदद से जो सपना इसका था वो शायद पूरा हो जाए। अब सिस्टम पर मैसेज आता है कि आपको एक बिगिनर लेवल का क्वेस्ट दिया जा रहा है। अब एक बिगिनर का मतलब तो लेवल 1 हंटर होता है, लेकिन किंग मू का लेवल तो लेवल 7 है, तो इतनी देर के बाद एक क्वेस्ट देना जो कि बिगिनर लेवल का है तो किंग मू इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि वो कब का अपने लेवल को राइज कर चुका है। अब किंग मू को 5 स्केयर क्रो को मारने का ऑर्डर दिया होता है। अब किंग मू को यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है लेकिन उसने अभी तक स्केयर क्रो को नहीं देखा, तो वो उन मॉन्स्टर्स को ढूंढ निकालने का ठान लेता है क्योंकि उससे इसका लेवल भी बढ़ सकता है और वो अपने ड्रीम के एक स्टेप और भी करीब हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद किंग मू को एक तहखाना नजर आता है जिसमें से किंग मू को काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही होती है। नीचे जाते जाते किंग मू को ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो एक हॉरर मूवी देख रहा हो। अब नीचे जाकर उसे वो स्केयर क्रो नजर आते हैं जो कि नाम के सिर्फ स्केयर क्रो होते हैं क्योंकि स्केयर क्रो इस तरह नजर नहीं आते। किंग मू उन स्केयर क्रो को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो 1 इंच भी नहीं हिल रहे और उसे इस बात से डर लगता है कि कहीं अचानक से ये हिलना शुरू ना कर दे। जब उनके लेवल को जानने की कोशिश करता है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है जो कि किंग मू के लिहाज से काफी ही ज्यादा अजीब बात है। अब किंग मू को इन स्केयर क्रो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो वो पुश करने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। एक्सपेरिमेंट से पहले वो एक बात को नोटिस कर चुका है कि ये लोग हिलते नहीं है। दूसरी बात वो ये नोटिस करता है कि जब मैं अपना पॉइजन डार्ट इसको मारता हूँ तो इन पर असर नहीं करता और ना ही ये लोग मुझ पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर लेता है। उसे लगता है कि ये एक स्केयर क्रो है तो ये हिलेगा नहीं, जैसे कि खेतों में एक स्केयर क्रो सिर्फ भगाने के लिए और डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए वो केयरलेस होकर उनमें से एक को पंच दे देता है। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील करता है क्योंकि उसने पूरा दम लगा के पंच दिया है, लेकिन उस पंच को देखने से ऐसा लगा कि उसने उसे पप्पी दे दी हो। उस पंच के बाद वो स्केयर क्रो एक्टिव हो जाते हैं और किंग मू की फिजिकल एबिलिटी को स्कैन करने के बाद लेवल 1 स्पारिंग मोड में चले जाते हैं और पलक झपकते ही किंग मू पर अटैक कर देते हैं। वो अटैक तेज तो होता है लेकिन उस गोब्लिन की तरह तेज नहीं होता, शायद ये इसलिए क्योंकि ये लेवल 1 मोड पर है। अब यहाँ पर एक थ्योरी किंग मू बताता है कि जब आप लेवल 7 के हो और आप रियल वर्ल्ड में हो तो आपको लोग बॉडीगार्ड या फिर एक आर्मी सोल्जर की तरह और या फिर 5 साल एक्सपीरियंस सोल्जर की तरह आपको माना जाता है, लेकिन यहाँ द स्टार ऑफ एपोक्लिप्स पर अगर आप लेवल 7 के हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनर माना जाता है। अब ये देखकर किंग मू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसको कुछ पता नहीं होता और उस पर आफत आ जाती है और ये सिस्टम देखता है और उसे वॉर्न भी नहीं करता तो वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होके अपना बैटल हेल्पर का स्किल एक्टिव करके काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और फाइटिंग के लिए एकदम रेडी हो जाता है। उस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। अगर उस पर वो रोबोट्स साइड से, सामने से, पीछे से, जहां से भी हमला करे, लेकिन अब वो उसको डॉज कर सकता है और साथ ही में एक दमदार पंच भी दे सकता है। अब यहाँ पर एक रोबोट चाल चलाता है और वो पीछे से उसे पकड़ लेता है। अब अपने आप को छुड़ाने के लिए वो उसके चेहरे पर एक दमदार पंच दे देता है जिससे उसके चेहरे पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब ये देखकर कि उस स्किल की मदद से ये इतने ज्यादा डैमेज हो सकते हैं तो वो काफी हद तक रिलीफ हो जाता है, लेकिन उसने अपने लिए मुसीबत और भी बढ़ा दी है। उसकी आंख चमकने लगती है और वो अपने आप को अपग्रेड करके लेवल 2 के स्पारिंग मोड पर ले जाता है और अब बाकी के जितने भी स्केयर क्रो होते हैं वो हमारे किंग मू को पकड़ लेते हैं। 4 स्केयर क्रो एक एक पार्ट को पकड़ लेते हैं और उसे इंच भी हिलने का मौका नहीं देते। किंग मू अपने आप को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है। जब वो पंचेस लैंड करना शुरू कर देता है वो उसे एक बुली की तरह मार रहा होता है कि जैसे अपने दोस्तों से उसे पकड़वा लिया और उसको पीटना शुरू कर देता है। एक एक पंच के साथ उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में भी एक विक्ट्री है क्योंकि लेवल 2 पर जाने के बाद उसके पंचेस काफी ज्यादा दमदार हो गए हैं, तो हर एक पंच के साथ उसकी एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा हो जाती है। यानी कि जितना भी उसे मारोगे, जितना भी उसका स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा तो उससे किंग मू को ही फायदा होगा। यानी कि वो इस बैटल को अटेम्प्ट कर रहा है, जिसके बाद उसे इतनी ज्यादा मार पड़ती है कि उसे अपने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देते हैं। और अब किंग मू समझ चुका है कि अब यहाँ से भाग निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले में तो वो भागने का सोचता है, लेकिन बाद में कि उसने इन लोगों के साथ अच्छी तरह से फाइट नहीं की तो वो अपनी इन्वेंट्री से स्टिक निकाल लेता है जिसमें काफी ज्यादा माना होता है। वो इतना मजबूत वेपन तो नहीं, लेकिन इससे शायद कुछ न कुछ
सोच केंगमू की मदद ही हो जाए। अब स्टिक को निकालने के बाद वो तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एक पर जैसे ही अटैक करता है तो उस अटैक से उसका हाथ ही टूट जाता है। अब वही स्केयरक्रो अपने हाथ की ओर देख रहा होता है और दोबारा अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। लेकिन इस मंजर को देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा हंसा हूँ, क्योंकि अब इस मर्तबा उन लोगों के हाथ में तलवार होती है और हमारे केंगमू के साथ एक लकड़ी। तो केंगमू अपने और उन लोगों के हाथों में वेपन्स को देखने के बाद समझ जाता है कि अब उसके लगने वाले हैं और केंगमू को वहीं पर ही मार डाला जाता है। तो जब केंगमू दूसरी मर्तबा उन लोगों से लड़ने के लिए आता है तो इस मर्तबा वो बुजदिली करता है, क्योंकि बाकियों को उसने बांध दिया है और एक के साथ ही लड़ रहा है। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इससे सर्वाइवल टाइम और उसका एक्सपीरियंस और इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब एक के साथ वो इतना ज्यादा लड़ता है कि केंगमू को इन लोगों की वीकनेस का पता चल जाता है। वीकनेस के पता लगने पर वो लोग अपने आप को दोबारा अपग्रेड करते हैं। केंगमू का एक्सपीरियंस और टैक्टिक्स भी बढ़ रहे हैं तो साथ में वो लोग भी बढ़ते जाते हैं। अब केंगमू को वो स्केयरक्रो बहुत मर्तबा मार डालते हैं और अब उसे ये नहीं पता कि वो टोटल कितनी मर्तबा मरा है। वो जो कुछ भी कर ले, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा मार्शल आर्ट्स को जानते हैं कि केंगमू भी ये देखकर कि ये लोग हाथों की फाइटिंग में भी मुझे मार डाल सकते हैं, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुंफू बैटल के दौरान में ही केंगमू लेवल अप हो जाता है और रोबोट भी साथ में लेवल अप होकर लेवल 4 पर चला जाता है। अब लेवल 4 के रोबोट के साथ उसकी फर्स्ट फाइट होती है। वो एक्साइटेड हो जाता है कि अब कौन सी मार्शल आर्ट उसे देखने को मिलेगी। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए उसके आंखों में अपने दोनों उंगलियों को घुसा देता है, जिससे चीखते चिल्लाते वो हमारा केंगमू पीछे चला जाता है। अब यहाँ पर लेवल 4 को हम कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उसके पैर पर ही कुत्ते की तरह बाइट करता है, जिससे केंगमू को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चीखकर उसे बोलता है कि क्या वो एक कुत्ता है, क्योंकि अभी तक तो वो मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता होने पर मजबूर हो गया है। अब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उन रोबोट्स के साथ इतना ज्यादा लड़ता है कि उसको चंद बातें नोटिस होती हैं। तो फाइटिंग करते करते केंगमू हमें उन चंद बातों के बारे में बताता है कि पहला, मैं इस बात को नोटिस कर चुका हूँ कि ये रोबोट्स अपने आप को सिर्फ लेवल 4 तक ही अपग्रेड कर सकते हैं, आगे इससे नहीं जा सकते। दूसरा, लेवल 4 तक जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं उनका एक ही पैटर्न है, यानी कि लेवल 4 तक अगर आप इतना ज्यादा लड़ चुके तो आपको फाइटिंग पैटर्न की समझ में आ जाएगी। आप जान पाएंगे कि ये आगे क्या करने वाले हैं। जब सारे मिलकर अटैक करते हैं तो एक ही पैटर्न से करते हैं, जिसको अगर आप जान ले तो आप चारों को मिलकर ही काफी आसानी से हरा सकते हैं। और अगली बात जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन लोगों को पूरा डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं। अगर ये बहुत ज्यादा मार खा ले तो ये खुद ब खुद रुक जाते हैं। इनको पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर केंगमू उन सब का गोला बना के एक किक दे देता है और फिर आखिर में एक ऐसा पंच दे देता है जिसमें बहुत ज्यादा माना होता है और वो सारा का सारा उन पांचों को काफी ज्यादा घायल कर देता है। फिर उसके बाद वो लोग लड़ नहीं पाते तो केंगमू इस मौके का फायदा उठा के पांचों को ही एक एक पंच के साथ नॉकआउट कर देता है। और इसी तरह ही केंगमू अपनी सेकंड क्वेस्ट, जिसका नाम द बिगिनर्स फ्रेंड है, वो कंप्लीट कर लेता है। अब इतने दिनों तक लड़के उसे काफी ज्यादा थकावट महसूस होती है, लेकिन उसको एक किस्म से सेटिस्फेक्शन भी मिलती है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस फाइट से उसकी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो थकावट होने की वजह से वो गिर जाता है। अब केंगमू इस सिस्टम की एक बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो ये लोग मुझे बताते नहीं, जस्ट एंजॉय करते हैं। ये एग्जाम्पल ही ले लो कि मैं इन स्केयरक्रो के साथ लड़ रहा था। ये लोग नाम से बिगिनर तो लग रहे थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा पुश दिया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब हर एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है, तो इस रिवॉर्ड को देखने के लिए उसकी काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसे एक और कार्ड मिल जाता है जिससे उसका लक बढ़ सकता है। और जब भी रिवॉर्ड मिलेगा तो शायद इस कार्ड की मदद से इसके रिवॉर्ड्स पहले से और भी ज्यादा अच्छे हो। अब दूसरी आइटम जो उसे मिलती है वो एक कपड़ा होता है, जो कि एक लेजेंडरी आइटम है, तो उस कपड़े को इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। तो डिस्क्रिप्शन पर बताया जाता है कि ये एक लेजेंडरी आइटम है जिससे आप अपनी हेल्थ स्टेमिना को रिस्टोर कर सकते हैं। केंगमू पहले में तो खुश होता है, लेकिन बाद में ये सोचकर कि वैसे भी अगर वो मरता है तो जब वो दोबारा आता है तो उसकी हेल्थ और स्टेमिना पहले से ही रिस्टोर हुई होती है, तो ये कपड़ा इतना यूजफुल नहीं होगा और वो उसे बेचने का ठान लेता है। उस कपड़े को रखते हुए वो उस अंडे को दोबारा नोटिस कर लेता है, जैसे कि उस अंडे का 50-50% चांस था कि उसमें अंदर मुर्दा और जिंदा भी हो सकता है। तो ये कपड़ा रिस्टोर करने वाला है, तो वो ये कपड़ा उस अंडे पर इस्तेमाल करने का ठान लेता है। और अब अगले सीन में केंगमू उस अंडे को इस कपड़े में बांध लेता है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है कि इसके अंदर से क्या मिलेगा। अब बहुत टाइम गुजर जाता है, उसे फिक्र होती है कि
कि शायद ये काम नहीं करने वाला। तो जैसे ही वो उससे कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो वो चमकने लगता है और अगले ही पल वो अंडा क्रैक होने लगता है। लेकिन केंगमू को अब डर लगने लगता है क्योंकि उसे शक हो रहा है कि शायद इसके अंदर कोई कैनिबल मॉन्स्टर होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ तो मेरा फाइटिंग करने का मूड नहीं है। लेकिन तब तक वो अंडा क्रैक हो जाता है और अगले ही पल उस अंडे के अंदर एक क्यूट सी फेरी होती है जो कि अपने नींद से उठकर केंगमू को सबसे पहले अपनी नजरों के सामने पाती है। अब केंगमू उस फेरी को देखकर काफी ज्यादा अटैच हो जाता है। वो उसे टच करने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन जैसे ही टच करता है तो वो उसकी उंगली को ही बाइट कर लेती है, जिससे केंगमू डर जाता है। उसे लगा कि ये वही कैनिबल मॉन्स्टर है, लेकिन असल बात ये होती है कि उसे भूख लगी है। उसको इतनी जोरों की भूख लगी है कि वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही और वो केंगमू से खाना मांगती है। अब केंगमू को समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या खिलाया जाए, तो उसके साथ एक कैंडी होती है जिसको वो इग्नोर करती है, तो इसका मतलब वो उसे नहीं चाहिए। तो केंगमू पूछता है कि आखिर उसे क्या खाना है, तो वो केंगमू की ओर इशारा करती है। तो केंगमू समझ जाता है कि ये एक टाइप की मॉन्स्टर है और अब वो उसके हाथ से खून पीने लगती है। अब ये देखकर कि आखिर ये क्या हो सकती है, तो केंगमू को याद आ जाता है कि ये तो मॉस्किटो के पर से जो अंडा बना था उससे हैच करके निकली है, तो इसका मतलब ये एक मॉस्किटो फेरी है। अब खून पीने के बाद और दोबारा एनर्जेटिक होने के बाद वो उसे बोलती है कि मेरे नौकर, मुझे वही कैंडी चाहिए, जो कि सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तो वो उसको पकड़ के काफी ज्यादा जोर देने लगता है, लेकिन वो है कि उसकी एरोगेंस खत्म नहीं हो रही। लेकिन आखिर में वो केंगमू को मास्टर बुला के केंगमू का गुस्सा शांत कर लेती है। अब केंगमू उससे सवाल करता है कि आखिर वो क्या है, तो उसे याद नहीं आता कि वो आखिर क्या चीज है। तो केंगमू जवाब देकर उसे बताता है कि वो मॉस्किटो फेरी होगी, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। अब बहुत देर तक सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो आखिर क्या चीज है। वो बताती है कि वो आखिरी टाइम पर आने वाली एक क्रीचर है। केंगमू को लगता है कि वो शायद इस दुनिया को बचाने के लिए आई है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इस दुनिया से सारी चीजों को खाने के लिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए आई हूँ। जो कि सुनकर मेन प्रोटैगनिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। इसकी बातों से साफ साफ पता चल चुका है कि ये एक मॉन्स्टर है। अब उसकी असलियत को जानने के बाद केंगमू अब सोच में पड़ जाता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि इसने तो अपनी असलियत बता दी है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए यहाँ पर आई है। तो क्या मुझे इसे मारना चाहिए या फिर इसे एक पेट के तौर पर रख लेना चाहिए। अब केंगमू उसे यहाँ पर दो बातें क्लियर कर देता है कि पहला, तुम अगर बहुत बहुत ज्यादा भूखी भी हो जाओ लेकिन तुमने इंसान को नहीं खाना, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। वो मान लेती है, लेकिन अगर उसे ज्यादा भूख लगी तो केंगमू बताता है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को खा सकती है, लेकिन उसे इंसान को नहीं खाना चाहिए, और अगर उसे मॉन्स्टर नहीं मिला तो वो खैर उसे अपना ब्लड जरूर देगा। अब ये सुनकर वो इस सौदे को मान लेती है और बाद में केंगमू अब उसका नाम सोचता है क्योंकि वो उसे नाम से ही पुकारना चाहता है। तो केंगमू उसका नाम रेनिन रखता है, जो कि उसे पसंद आता है। लेकिन जवाब में रेनिन केंगमू से बोलती है कि शक्ल से तो तुम काफी ज्यादा बेवकूफ लगते हो, लेकिन तुम्हारे साथ दिमाग भी है। मैं काफी ज्यादा खुश हुई। अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पीछे जब वो मंजर देखती है तो काफी ज्यादा तोड़ फोड़ हुई होती है। उसे लगता है कि शायद ये इंसान है, लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसे सारी बात बताता है। लेकिन वहीं पर ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक रोबोट को दो हिस्सों में पाता है। उसे शायद अपने लास्ट अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सिस्टम उसे बता देता है कि तुम्हारे उस बैटल हेल्पर में एक न्यू ट्रेड को ऐड किया गया है जिसमें तुम माना का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी को ही प्रैक्टिस करने के लिए वो उसको दोबारा उठा लेता है और दोबारा से वही ट्रेड वाली पंच उसे दे देता है, जो कि काफी ज्यादा दमदार होती है। अब उसे यकीन आ जाता है कि उसी ने ही उस रोबोट को दो हिस्सों में तोड़ा है। पीछे रेनिन को भी काफी ज्यादा कूल लगता है, तो वो भी ट्राई करना चाहती है। वो भी एक रोबोट को काफी ज्यादा दमदार पंच देती है, जिससे वो रोबोट दो हिस्सों में टूट जाता है। अब रेनिन की पावर और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की पावर को जब वो रोबोट्स ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को सुपर ह्यूमन बुलाते हैं। दिखने से तो लगता है कि वो दोबारा फाइट करना चाहते हैं, लेकिन वो सामने की ओर इशारा करते हैं जैसे कि वो कुछ बताना चाहते हैं। इशारा करके सामने बहुत ही ज्यादा कबाड़ पड़ा होता है। अब चेकआउट करने के लिए रेनिन और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उस कबाड़ को हटाता है, तो रेनिन को कुछ चीज महसूस होती है जैसे कि कोई इंसान हो, लेकिन वो एक ढांचा होता है। अब रेनिन उस ढांचे को देखने के बाद उसकी भूख बढ़ जाती है, तो वो उसकी हड्डियों को खाने लगती है, जो कि काफी ही ज्यादा अजीब मंजर होता है। केंगमू उसे मुर्दा खाने से मना करता है और अब उसके हाथों के नीचे एक चिट्ठी होती है जिसको हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उठा लेता है और पढ़ के उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस चिट्ठी में उस बंदे ने कुछ ऐसी बात कही है जो कि केंगमू के लिए एक बहुत
बड़ी न्यूज है, क्योंकि जिस जगह पर कैंगमू है वो उसी की ही दुनिया का फ्यूचर है, यानी कि आगे जाकर उसकी दुनिया ऐसी ही हो जाएगी। और हीरोज एक एक करके अपने आप को मार रहे थे और जितने भी बच्चे इस जगह पर पैदा होते जाते थे तो वो उसी के साथ मर रहे थे, क्योंकि लेवल नाइटमेयर तक पहुंच गया था। और लेवल नाइटमेयर का सुनकर उसे अपने हेल लेवल के बारे में याद आ जाता है। सिस्टम ने उसे बताया था कि अभी के लिए ये सबसे हाईएस्ट है, लेकिन असलियत में ये सबसे लोवेस्ट रैंक है। अब रेनन को एक लॉकेट मिलता है जो कि एक रिटर्न स्टोन है, लेकिन वो कैंगमू वाले से काफी ही ज्यादा डिफरेंट है। जब रेनन से वो देने का बोलता है तो रेनन उसे दे देती है। हाथ लगाकर वो डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद उस लॉकेट पर जो शेप बनी हुई थी वो उसके हाथ पर बन जाती है। अब उसी एंड टाइम पर स्टार्स उसे देखते हैं और एक स्पेशल एनर्जी उसी जगह पर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। रेनन तो पतली गली से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि कुछ गड़बड़ है। वो मास्टर की हौसला अफजाई करके वहाँ से निकल जाती है और उसके मास्टर को वो स्पेशल एनर्जी ढक लेती है और एक अदर डायमेंशन में उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है। जिसके बाद जब वो आसपास देखता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर कहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो ना कोई बिल्डिंग है और ना कोई इंसान। आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो डायमेंशन बिल्कुल एक स्पेस की तरह लग रही होती है, जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट खुद को पाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन उसी एंड टाइम पर एक स्टार आ जाता है जो कि उसे देखकर काफी ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि कैंगमू के साथ स्टार फ्रेगमेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम है। तो वो डिसअपॉइंट होके वापस चला जाता है। अब ये देखकर कि एक स्टार से अभी अभी वो मिला है और वो होता कौन है डिसअपॉइंट होने वाला, ये देखकर वो उसे गाली दे देता है। अब यहाँ पर सिस्टम कैंगमू को सारी बात बताता है कि आखिर वो चीज क्या थी। तो सिस्टम बताता है कि इस जगह पर वो पूरे स्टार्स रहते हैं जो कि तुम पर नजर रख रहे थे, और अब वो चाहते हैं कि तुम सब में से किसी एक को चुनो या फिर तुम्हें कोई चुने ताकि तुम उनके डिसाइपल बन जाओ। यही स्टार्स अपनी एबिलिटीज को एक फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कोई एक यूजर आकर उसे उठा ले, और ये लोग इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी पावर उस बंदे को दे दे ताकि वो उनकी टेरिटोरी को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। अब बातों बातों में कैंगमू को पीछे से एक आवाज आती है। इस मर्तबा वो आवाज को पहचानता नहीं, तो पीछे से बहुत ही ज्यादा रोशनी उसकी तरफ आ रही होती है। जब वो रोशनी पहुंच जाती है तो बहुत सारे स्टार्स उसकी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को देखने के बाद इम्प्रेस होते हैं, और वो सब चाहते हैं कि उन सब में से किसी एक को वो चूज करे ताकि वो उसे फॉलो कर पाए। सब लोग अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कोई एक उसे पूरी दुनिया देना चाहता है, कोई एक उसे स्टील की आर्मी और फायर पावर पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने की पावर भी देना चाहता है ताकि वो उसका डिसाइपल बन जाए। तो उसी के बीच सिस्टम उसे इस बात को डिटेल में बताता है कि स्टार फ्रेगमेंट को लेने के बाद और तुम्हारी एबिलिटीज को एक नजर देखने के बाद ये तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब कैंगमू को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और ये लोग इसमें इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि वो लॉकेट रिटर्न स्टोन नहीं था बल्कि एक स्टार फ्रेगमेंट था। लेकिन वो इस बात से परेशान होता है कि ये लोग अभी उससे मिले हैं, ये इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। ऐसे अनजान तरीके से वो इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। अब सिस्टम उसे इन स्टार्स के बारे में बताता है कि पहले स्टार का नाम शैटरिंग स्टार है, जो कि शैडोज में काम करता है और वो प्लॉट बनाता है, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करके एक पूरे प्लान के साथ अटैक करना। इसका नाम ही शैटरिंग स्टार है। दूसरे स्टार का नाम वेलिंग स्टार है, जो कि मुर्दों की आर्मी को कंट्रोल करता है और उसे बहुत ज्यादा मजा आता है जब कोई डिस्पेयर में चला जाता है और उसे डर लगने लगता है। तो इसी स्टार का नाम वेलिंग स्टार है। अब तीसरे का नाम स्टारविंग स्टार है, जो कि अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इतना पागल हो चुका है कि वो इस पूरी दुनिया को ही निगलना चाहता है। तो इसी स्टार का नाम स्टारविंग स्टार है। अब चौथे स्टार का नाम विस्परिंग स्टार है, जिसके बारे में सिस्टम बताता है कि इसकी खूबसूरती के सामने सब लोग घुटने टेक देते हैं। ये अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे ताकतवर बीइंग को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। और इसी स्टार का नाम विस्परिंग स्टार है। अब पांचवे और आखिरी स्टार का नाम कॉन्करिंग स्टार होता है, जिसके बारे में सिस्टम बताता है कि इसे मीनिंगलेस फाइट और हेट से नफरत है। ये किसी निर्दोष पर जुल्म होता नहीं देख सकता, और अगर हो सके तो एक निर्दोष के लिए ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पूरी दुनिया को ही ये तबाह कर दे, क्योंकि इसे कमजोरों पर रहम करना और दुश्मनों की छुट्टी करना पसंद है। अब उन सब की पर्सनैलिटी को जानने के बाद वो सिस्टम को बताता है कि ये तो खानदानी बिगड़े हुए लगते हैं, इसलिए इनकी इस तरह पर्सनैलिटी है। तो सिस्टम एक सैविज जवाब देता है कि जिस तरह यूजर की पर्सनैलिटी होती है उसी तरह ही स्टार उसको चूज करते हैं। अब ये सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो एक फेलियर तो था, अब उसकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है कि उसी तरह ही के स्टार ही उसे चूज कर रहे हैं। तो उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को बदल नहीं सकते।
लेकिन ये अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकता है। तो वो इंसिस्ट करता है कि उसकी ताकत को दिखाया जाए जब वो किसी एक को चूज करे। तो शैटरिंग स्टार अपनी ताकत को दिखाता है, जिसके सारे मंजरात को देखने के बाद केंगवू तो हैरान होता है कि एक ऐसी ताकत जो कि उसे फ्री में मिल रही है, जरूर इसके पीछे कुछ गड़बड़ होगी। तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें जस्ट इनके ऑर्डर को मानना होगा जो कि ये तुमसे कहेंगे, जो कि एक काफी ही ज्यादा सिंपल कंडीशन होती है। लेकिन क्या उसे अभी के लिए ही इसे चूज करना होगा? तो सिस्टम उसे वार्न करता है कि ये काफी ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक स्टार को सेलेक्ट करके तुम अपनी ग्रोथ को काफी ज्यादा जल्दी बढ़ा सकते हो। तो यानी कि उसे अभी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इससे उसकी ग्रोथ काफी जल्दी बढ़ेगी। अब एक तो केंगवू को फ्री में पावर मिल रही है, ऊपर से वो लालची हो रहा है। तो स्टार उसकी ये इग्नोरेंस को देखने के बाद उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर गौर करने के लिए उसे वार्न करता है। लेकिन अभी के लिए उसको ये चूज करना काफी ही ज्यादा अजीब लगता है। तो वो उसे बताता है कि तुम लोग मेरे पास आए हो तो जरूर तुम लोगों को मैं काफी ही ज्यादा अच्छा लगा हूँगा। ये सुनकर कॉन्करिंग स्टार उसमें इंटरेस्ट खो देता है। केंगवू को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि ये वापस जरूर आएगा। अब वो लोग दाना डाल रहे थे, लेकिन खुद ही केंगवू के चाल में फंस गए। वो लोग पहले में तो पुश कर रहे थे कि जल्दी से चूज करो, लेकिन इस बात से वो उसे टाइम देना चाहते हैं कि वो सोच भी सकता है, जो कि केंगवू ने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि कुछ गड़बड़ तो है। अब वो स्पेशल एनर्जी जैसे ही हटने लगती है तो उसी में ही विस्परिंग स्टार उस स्पेशल एनर्जी से बाहर आकर केंगवू के साथ ही होता है और उसे एक छोटा सा झटका दे देता है, जिससे उसे एक लेजेंडरी स्किल जिसका नाम डोमिनेशन है वो उसकी बॉडी में अवेकन हो जाती है। ये देख कर के छोटे करंट से ही एक लेजेंडरी स्किल इसको मिला है। वो जल्द ही इन लोगों में से किसी एक को चुनेगा, और अगर ये लोग इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये लोग अपने लिए एक डिसाइपल को चूज करते हैं तो मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने चूज किया होगा। लेकिन वो लोग इस हेल को क्यों नहीं रोक पाए, यानी कि ह्यूमन इंस्टिंक्शन को वो लोग क्यों नहीं रोक पाए। तो उसे शक होने लगता है कि शायद इन्हीं लोगों ने ही हेल को बनाया है, तो इसलिए ये लोग उस हेल को रोक नहीं रहे थे। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि यही लोग इसके पीछे थे। अभी के लिए मुझे सिर्फ स्टार्स के बारे में जानना है ताकि मैं उनमें से किसी एक को चूज कर पाऊँ। अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पूरे 3 दिन हो चुके हैं कि वो पृथ्वी पर दोबारा आ चुका है, लेकिन जैसे कि स्पॉन होते ही लोकेशन चेंज हो जाती है तो वो 3 दिनों के लिए भटकता रहा और आखिरकार उसे ट्रैक मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने ह्यूमन दोस्त से मिलने के लिए ठान लेता है। लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि रास्ते में बच्चे उसे गरीब समझते हैं और अम्मी से पैसे लेकर उसे देना चाहते हैं। अब इस तरह की बेइज्जती को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को बदलने का ठान लेता है, क्योंकि वो बार बार अपनी ह्यूमन दोस्त के घर नहीं आना चाहता। अब ह्यूमन से वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक घर लेना है तो वो उसकी मदद करे। ह्यूमन को पता है कि इसके साथ बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ये एक आम सिटीजन है जो कि अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ कि इसके साथ एबिलिटी भी है। यानी कि एक आसान शब्दों में जब कोई आम इंसान एक घर लेता है तो उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है कि ये पैसा इलीगल है या लीगल, क्योंकि हंटर्स की दुनिया में हंटर्स के साथ ही इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो अपने लिए घर खरीद सकते हैं। तो अगर कोई आम इंसान लेगा तो वो रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, तो इसकी वजह से उन लोगों को इस पर शक होने लगेगा, जो कि सुनकर उसकी पूरी होप ही टूट जाती है। लेकिन ह्यूमन उसकी मदद करने के लिए जरूर हाथ बटाएगी। अब खाना पकाते पकाते हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सारी बात को समझ लेता है कि घर लेने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन करनी होगी, रैंक बढ़ाना होगा, तभी अपने लिए वो एक घर ले पाएगा जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करता है। अब उसे ये जानना है कि वो स्टार उसे क्यों बोल रहे थे कि उनमें से सिर्फ एक को ही चूज करना होगा। वो बताता है कि क्या वो उन सबको चूज नहीं कर सकता क्या, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है और सबके साथ काफी अच्छी एबिलिटीज थी जो कि उसे काफी ज्यादा कामयाब बना सकती है। और क्या हुआ अगर वर्ल्ड खत्म होने वाली है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आखिर तक सरवाइव करना है। अब खाते खाते वो न्यूज भी देख रहे थे जहाँ पर ली जीथाई अपने एक 5 स्टार डंजन को सील करने की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसको सुनते सारा कोरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहते हैं कि शायद वो उनकी सेफ्टी के लिए इस तरह कर रहा है। तो ह्यूमन को भी विश्वास नहीं आ रहा होता, क्योंकि ली जीताई ही है जो कि उस 5 स्टार डंजन को रेड कर पाया है। लेकिन अभी तक उन लोगों ने क्लियर नहीं किया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब इस 5 स्टार डंजन में इंटर कर रही थी तो उसमें फ्लड आ गया था। अब फ्लड आसान अल्फाजों में कि उस 5 स्टार डंजन में से इतने ज्यादा मॉन्स्टर निकल रहे थे कि उनको रोकना नॉर्थ कोरिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। उन्होंने टाइम पर तैयारी नहीं की और उन लोगों के साथ वेपन तो थे लेकिन माना नहीं था। और 5 स्टार के डंजन में तो 5 स्टार के ही मॉन्स्टर होते हैं, तो अगर माना ना हो तो उनको रोकना इम्पॉसिबल है। तो इसी को ही
अवॉइड करने के लिए वो 1 साल तक इसको सील करना चाहते हैं ताकि अपनी टीम को बढ़ाया जाए और एक बारी में ही इस पूरे डंजन को क्लियर कर दिया जाए। किंगमू काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है और वो अपने खाने को बार बार दरमियान में छोड़कर न्यूज पर गौर दे रहा होता है। तो आखिर में उसे पता चलता है कि ली जीताई की टीम जो है वो बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना चाहती है, तो अगर किसी की किस्मत अच्छी हुई तो वो उनकी टीम में जा सकता है। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और अपने खाने के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। तो उसे रिमाइंड करवाने के लिए यूबिन उसे डांट देती है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कि खाना खाते वक्त वो टीवी को देखे। अब रिक्रूटमेंट के लिए और सारे लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खड़े होते हैं। वहीं पर ही पीछे से किंगमू पर चिल्लाने लगता है। किंगमू गुस्से के साथ उसे देखकर उसकी आवाज टाइट कर देता है। तो वो बंदा बात को पलट देता है और कहता है कि क्या वो यहाँ पर नया है। तो पता चलता है कि दोनों यहाँ पर नए हैं। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतने ज्यादा क्राउड को देखने के बाद उससे पूछता है कि शायद यहाँ पर सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं जो कि ली जीताई रिक्रूट कर रहा है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट देने के लिए आया है, जिसके जवाब में वो इनकार करता है। वो अपना लेवल बढ़ाना चाहता है, वो इन मसलों में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे ऑर्डर लेने में मजा नहीं आता और उसे खुला ही रहना पसंद है। जो कि सुन के किंगमू का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है और इन दोनों का इंटरेस्ट सेम है। अब किंगमू इसके बारे में इतना डीपली सोचता है कि सारे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो है कि रास्ता रोक रहा है। तो पीछे से उसे बंदा धक्का देकर आगे पहुंचा देता है। और किंगमू का भी सेम गोल है कि उसे घर खरीदने के लिए अपने रैंक को हाई करना है, ना कि रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट देना है। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पूरे 3 टेस्ट को पास करना होता है। पहला टेस्ट आइडेंटिटी कार्ड को चेक करवाना होता है जो कि काफी ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन अकाउंटेंट की लड़की किंगमू को रियल लाइफ में और कार्ड में देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, जो कि आपको रिएक्शन से तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा टेस्ट स्टेट टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। इसमें टाइम लगता है, तो तब तक तीसरा टेस्ट होता है। अब तीसरे टेस्ट में लोगों को 100 पॉइंट्स लाना पड़ते हैं क्योंकि जितने आपके पॉइंट्स होंगे उतने आपकी वैल्यू होगी। लेकिन इसको लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि कुछ हंटर्स पहले में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन आगे जाकर वो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ये एक किस्म का तुक्का है जो कि आपको बस 100 तक लाना पड़ता है ताकि आपको आगे की मुश्किलात झेलना ना पड़े। अब वही बंदा जो कि किंगमू का बाहर दोस्त बन चुका है, तो वो 148 लेकर आता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और अब किंगमू की बारी होती है, उसको अंदर हाथ डालने का बोलते हैं और अंदर मार्बल होगा तो उसको उसे जोर देना है। तो जैसे ही मार्बल को वो जोर देता है तो कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उस आवाज से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगा कि उसने पूरी मशीन को ही तोड़ दिया है या फिर अंदर मार्बल को ही उसने तोड़ दिया है, क्योंकि जब ली जीताई भी टेस्ट दे रहा था तो उसमें भी कुछ इस तरह फेस करना नहीं पड़ रहा था। तो क्या मैं ली जीताई से भी स्ट्रॉन्ग हूँ? शायद मुझे अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना चाहिए। और वो जब लोग दोबारा मशीन को ठीक करवाते हैं तो दोबारा हाथ डालकर वो अपनी स्ट्रेंथ को जितना कंट्रोल कर पाया वो कंट्रोल कर दिया है, लेकिन फिर भी वो दोबारा मार्बल टूट जाता है और मशीन काम करना छोड़ देती है। अब ये देखकर जो रिजल्ट टेस्टर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये हमें हायर अप्स को रिपोर्ट करवाना चाहिए क्योंकि ये बंदा या तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये मशीन खराब हो चुकी है। जिसके जवाब में किंगमू उन लोगों से बोलता है कि मेरी मानो तो बस इस बात को भूल ही जाओ। तो जब उसके रिजल्ट के बारे में किसी को भी पता नहीं चला तो उसे पेंडिंग रिव्यू दिया जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं निकला तो उसे पेंडिंग रिव्यू का सिंबल दे दिया जाता है। अब जिसको जो टाइटल मिला है, जैसे कि अटैकर हो गए, टैंकर हो गए, सब लोगों को वो एक साइड पर कर देते हैं। लेकिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में अभी तक पता नहीं चला कि वो आखिर कौन सा अटैकर है। तो वो अकाउंटेंट के पास चला जाता है और उसे अपना सिचुएशन बताता है। वो लड़की ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि टेस्टर इसकी एबिलिटी को ही नहीं ढूंढ पाए, तो आखिर वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो वो किंगमू से कुछ सवालात करते हैं जिसका जवाब किंगमू दे देता है, लेकिन अभी तक उसको उसका टाइटल नहीं मिला। अब वो अकाउंटेंट लड़की किंगमू से बोलते हैं कि क्या वो हंटर टेस्ट देगा, तो जवाब में किंगमू हाँ बोलता है। तो वो लड़की मजीद में किंगमू को बताती है कि उसे शायद लग रहा होगा कि हंटर बनना काफी ही ज्यादा कूल होता है, लेकिन हंटर में आप काफी ज्यादा सीवियर डैमेज ले सकते हो और आप मर भी सकते हो। और जितने भी हंटर्स हैं जिन लोगों ने फेम पैसा कमाया है उनकी किस्मत अच्छी थी। तुम एक लोकल सिविलियन हो तो हंटर बनने से, पैसे कमाने से अच्छा तुम एक पार्ट टाइम जॉब ही क्यों नहीं कर लेते, इससे तुम्हारी जान काफी ही ज्यादा सिक्योर होगी। किंगमू बताता है कि वो पैसों के लिए ना फिर वो ये फेम के लिए कर रहा है, अगर ये कर रहा है तो पॉपुलेशन को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि किसी को क्या पता कि डंजन में कुछ ऐसा सीन हो जाए जिससे लोगों को उसको संभालने में काफी ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। ये सुनकर वो उसे कुछ टिप दे देती है कि आगे का टेस्ट काफी डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि ली जीताई रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो टेस्ट दरअसल में एक डंजन है, जो कि सुन के किंगमू काफी
ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका फर्स्ट रेड होने वाला है और वो भी डंजन में। तो कुछ ही घंटों के बाद वहाँ पर ली जीथाई भी आ जाते हैं जिनके इंतजार में करोड़ों लोग खड़े होते हैं। अब बाहर आकर वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या वो प्रिपरेशन जो कि मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिया था वो स्मूथली जा रही है या नहीं। तो वो बंदा बताता है कि हाँ, जिस तरह आपने प्लान बनाया था तो वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जिसको ली जीथाई रिक्रूट करना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ अकेला नहीं, बाकी के क्लैंस भी उन लोगों को रिक्रूट करना चाहता है। और जब भी उन लोगों को रिकमेंडेशन दी है तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दी है। तो उन लोगों को रिक्रूट करना अब ली जीथाई का एक लक्ष्य बन गया है। न्यू कमर्स के बारे में जब ली जीथाई पूछता है तो 20 न्यू कमर्स हैं जो कि 20 लेवल्स तक हैं, लेकिन उनमें एक जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है और उसकी एबिलिटी पॉइजन ब्लड है, तो उसकी डिटेल उसे बता देता है। केंगवू को देखने के बाद वो उसे रिकॉग्नाइज तो नहीं कर पाता क्योंकि आइडेंटिटी में वो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अब पॉइजन ब्लड अच्छा तो है, लेकिन इससे उसके टीममेट्स काफी ज्यादा घायल हो सकते हैं क्योंकि अगर चोट लगने से इसका खून इधर उधर फैल गया और उसके दोस्तों पर लग गया तो वो काफी ज्यादा सीवियर डैमेज हो सकते हैं। तो अभी के लिए वो इसे इग्नोर तो नहीं करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे और बाद में सोचेंगे। और अब अगले सीन में एक बंदा आकर केंगमू के हाथ में कुछ चीज देकर वहाँ से निकल पड़ता है। केंगमू उस चीज के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वो मौका ही नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। अब ली जीथाई सब लोगों पर नजर रख रहे होते हैं और थीम जो होता है वो डंजन होता है, यानी कि ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल एक डंजन पर बेस है जो कि 2 स्टार डंजन है जो कि यूक्रेन में पाया गया था। और इसके कंडक्टर ली जीथाई खुद ही देख रहे हैं। इस टेस्ट में इंटर करते ही सारे लोगों को डिटेल दी जाती है कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं। तो पूरे 3 आवर्स के लिए उन लोगों को इस डंजन को एक्सप्लोर करना होगा और यही टेस्ट है। इसको पास करने के बाद वो रिक्रूटमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा पार्ट 1 यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको मानवा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो लाइक करने के काबिल है तभी लाइक करना, और अगर लाइक कर दिया है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी के लिए केंगमू की जर्नी को यहीं पर ही रोक देते हैं। और सॉरी गाइस, काफी टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ, और अगर अपलोड की है तो ये न्यू सीरीज है। मुझे पता नहीं कि इससे पहले ये किसी ने एक्सप्लेन की है या नहीं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद ही एक ढंग की मानवा मिली है। और जब भी मैं कोई मानवा उठाता हूँ तो उसे किसी न किसी ने तो एक्सप्लेन करके रखा होता है। और हाँ, प्लेयर हु कांट लेवल अप के लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग फिक्र मत करें, मैं दरमियान में किसी मानवा को भी नहीं छोड़ता, लेकिन जिस पर स्ट्राइक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसकी स्पीड को मैं कम कर देता हूँ। यानी कि मैं अगर धड़ाधड़ वीडियो डालता रहूंगा तो कंपनी वाले मुझे नोटिस करके मेरे चैनल पर स्ट्राइक भेज सकते हैं। और हाँ, साथ ही में एब्सोल्यूट नेक्रोमेंसर की आवाम को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आई है, और अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 10 मिनट की वीडियो बनेगी, तो थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी और एपिसोड जमा होने दो, तो तब मैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में डाल दूंगा। इस तरह फिर आप लोगों को मजा नहीं आएगा अगर 10-10 मिनट की वीडियो बनेगी। तो चलो मिलते हैं इसके अगले अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय।